नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे। अगर बात की जाए धामी आंदोलन की तो धामी आंदोलन के नेता थे भागमल सोता, क्योंकि भागमल सोता के द्वारा धामी आंदोलन को लीड किया गया था। इस आंदोलन की अध्यक्षता की गई थी। धामी आंदोलन कब हुआ था, बहुत बार पूछा गया है। धामी आंदोलन जो है वो 16 जुलाई 1939 को धामी आंदोलन हुआ था। ये धामी गोलीकांड जो हुआ था वो 16 जुलाई 1939 को होता है। अगर मैं धामी रियासत की बात करता हूँ तो धामी रियासत की राजधानी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। धामी रियासत की जो राजधानी है वो हलोग, कहाँ पर स्थित है, हलोग में जो है वो धामी रियासत की राजधानी है। और क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये धामी रियासत है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो धामी रियासत की स्थापना राजा गोविंद पाल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा गोविंद पाल के द्वारा जो है वो धामी रियासत की स्थापना की गई थी। वहीं पर ऑप्शन में वाई.एस. परमार दिया है। अगर वाई.एस. परमार के बारे में मैं कहना चाहूँगा तो वाई.एस. परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और हिमाचल प्रदेश के ये 4 बार मुख्यमंत्री, ये भी याद रखना है कितने बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। तो वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर इनकी बात करते हैं, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था, तो वाई.एस. परमार का जो संबंध था वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बागथन, बहुत बार पूछा गया है। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री है तो पूछा जाएगा कमीशन के पेपर में, तो बागथन से ये संबंध रखते थे। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। इनके ही नाम से जो है वाई.एस. परमार फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि आपके नौनी सोलन में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। यशवंत सिंह परमार फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो नौनी सोलन में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1985, ये भी याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 1985 को वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी जो कि सोलन के नौनी में स्थित है। अगर आप इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जो है अपना कमीशन जो है वो क्लियर करना चाहते हैं और अपनी जो तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो बैच है वो 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, जहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में भाई क्लासेस मिलने वाली। लाइव भी क्लासेस मिलेगी और रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिलेगी। इसकी जो फीस है इस बैच की वो ना के बराबर है, तो आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी हमसे कांटेक्ट कर ले। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7876145409, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं और हमारे पास जो है एडमिशन के स्लॉट जो है वो मात्र और मात्र 73 बज चुका है, जो कि बहुत जल्दी 2 या 3 दिनों के अंदर भरने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर ले, क्योंकि 127 स्टूडेंट हमारे पास एनरोल हो चुके हैं पहले वाले बैच में। तो आप जल्दी से आप भी एनरोल हो जाएं, क्योंकि 6 से 8 महीने की जो प्रिपरेशन होती है वही मेन होती है। और उसके बाद ही मुझे लगता है कि कमीशन भी भैया, जो आपका कमीशन का एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर तक ही होगा, आपका जो एग्जाम होगा। और इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो फरवरी और मार्च तक आएगी। तो ये मेरा मानना है, बाकी आगे देखते हैं जैसा भी सरकार करेगी। हो सकता है जनवरी में ही नोटिफिकेशन देते, बात भी हो रही है, लेकिन उसकी बाद में बात करेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, ये तो हमने पढ़ लिया इन नेताओं के बारे में, चाहे वो वाई.एस. परमार है, भागमल सोता है, धामी आंदोलन है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ अपने हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल, ये याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। कौन कौन से जिले थे, एक ट्रिक दिया है, सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा, SMMC। सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा उस समय 4 जिले होते थे जब हिमाचल का गठन हुआ। उसके बाद हिमाचल को पार्ट सी बनाया जाता है 1951 में, और हिमाचल का जो 5वां जिला बनता है वो है बिलासपुर। बिलासपुर हिमाचल का जो जिला बनता है वो 1 जुलाई 1954, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 5वां जिला हिमाचल का बिलासपुर है, जो कि हिमाचल का जिला बना था 1 जुलाई 1954 को। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ छठे जिले की, छठा जो जिला है, छठा जिला जो बनता है वो 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल का बनता है, जो कि महासू जिले से अलग होकर जो है वो किन्नौर जिला हिमाचल का छठा बनता है। उसके बाद क्या होता है, विशाल हिमाचल का निर्माण। भैया विशाल हिमाचल का जो निर्माण है वो 1966 में होता है। और जब विशाल हिमाचल का निर्माण होता है तो हिमाचल प्रदेश में उस समय 10 जिले होता है। 10 जिले जो है हिमाचल प्रदेश में उस समय होता है जब विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। और 25 जनवरी 1971, याद रखना है 25 जनवरी 1971 को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल जो है वो भारत का 18वें नंबर का स्टेट बनता है, 18वें नंबर का राज्य बनता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी बात है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट है और ये वीडियोज आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाली है। मैंने पहले ही बोला है इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके पेपर को जो है वो पास करवा सकती है। मैं पहले ही
बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप जरूर याद करके जाएं। ये रिवीजन आपका हर दिन हो रहा है और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन आपकी इस वीडियो नहीं आ रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था। भाई बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो था किरग्राम। किरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम था। वहीं पर पूछा जाता है कि देवरा, देवरा किसका पुराना नाम है, तो देवरा जो है वो जुब्बल का पुराना नाम है। उसी प्रकार भैया ब्रह्मपुर, अगर ब्रह्मपुर की बात की जाए तो ब्रह्मपुर जो है भरमौर का पुराना नाम है और कहलूर जो है वो बिलासपुर का पुराना नाम है। भैया कहलूर बिलासपुर का पुराना नाम है। और ये जो भरमौर है, ब्रह्मपुर जिसको कहते हैं, भरमौर जो है इसको 84 टेम्पल्स हिमाचल के कहाँ पर स्थित है, तो 84 जो ये भी भरमौर में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए कहलूर की, तो कहलूर रियासत की जो स्थापना है वो राजा बीरचंद के द्वारा की गई थी। बहुत बार मैं पिछले कुछ पार्ट में भी अपने बता चुका हूँ, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की। देखिए वर्ष 1871 की बात हो रही है और 1871 में एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल जिनके द्वारा चंबा की यात्रा की गई थी, इनका नाम क्या था, तो इनका जो नाम वो था भैया लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था उस समय 1871-72 के आसपास, आपको पता भी होगा। इन्होंने पहली बार जो है जनगणना करवाने की शुरुआत भी की थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। और जब लॉर्ड मेयो चंबा आए थे तो चंबा के जो राजा थे वो कौन थे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब लॉर्ड मेयो चंबा आए थे तो चंबा के राजा थे गोपाल सिंह। इस बात को भी आपने याद रखना है, जब लॉर्ड मेयो चंबा आते हैं तो चंबा के राजा गोपाल सिंह थे। देखिए अगर चंबा की बात करें भैया, चंबा में एक भूरी सिंह संग्रहालय भी स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय को राजा भूरी सिंह के द्वारा 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार भाई चंबा में बिजली घर का निर्माण, चंबा में बिजली घर का निर्माण 1910 में हुआ था। और चंबा में जो बिजली घर का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो चंबा में जो बिजली घर का निर्माण 1910 में किया, ये भी राजा भूरी सिंह ने ही किया था। उसी प्रकार चंबा शहर की बात की जाए, भाई चंबा शहर की जब बात होती है, किसने स्थापना की थी चंबा शहर की, तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो साहिल वर्मन ने की थी। कब की थी, 920 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है, 920 ईस्वी में जो है वो साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। उसी प्रकार चंबा रियासत की स्थापना, तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो 550 ईसा पूर्व में राजा मारू, जी हाँ, राजा मारू ने जो है वो 550 ईस्वी में जो है वो स्थापना की थी। उसी प्रकार चंबा का एक छतराड़ी मंदिर है जो कि शक्ति देवी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो निर्माण है वो राजा मेरू वर्मन के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर की, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो चंबा में ही स्थित है। और देखो जिस प्रकार छतराड़ी मंदिर, जिसको शक्ति देवी मंदिर कहा जाता है, इसको राजा मेरू ने बनाया था। उसी प्रकार जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इस मंदिर को जो बनाया था वो राजा साहिल वर्मन, किसके द्वारा, राजा साहिल वर्मन, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना अपनी बेटी चंपावती के नाम पे की थी। उसी प्रकार चंपावती मंदिर, बहुत बार पूछा गया है चंपावती का मंदिर कहाँ पर है, तो चंपावती आप समझ जाइए कि चंपावती साहिल वर्मन की बेटी थी और इनका जो मंदिर है वो चंबा में ही होगा, क्योंकि इनके ही नाम से चंबा शहर की भी स्थापना हुई है। हरिराय मंदिर बहुत बार पूछा गया है, चंबा में स्थित है। सूही माता मंदिर, देखिए सूही मेला कहाँ लगता है, चंबा में लगता है। देखो सूही मेला एक रानी नैना देवी की याद में सूही मेला मनाया जाता है। और जो सूही मेला है, ये जो मेला है ये ऐसा मेला है जिसमें पुरुष का आना वर्जित माना जाता है, स्त्रियां और बच्चे इस मेले में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर सूही मेला जो है वो चंबा में लगता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की। भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन में ही दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन 1940, लेकिन शिमला से इसकी अगुवाई किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो शिमला में इसकी अगुवाई अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा की गई थी। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है किस सत्याग्रह के दौरान, किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो करो या मरो का नारा दिया गया था वो इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। भाई अगर राजकुमारी अमृता कौर की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया, लखनऊ में। लखनऊ में 1889 में इनका जन्म हुआ था। उसी प्रकार अगर इनकी बात करता हूँ मैं तो 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1951 के आसपास ये लोकसभा के लिए चुनी जाती है और स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री। याद रखना है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी, तो आपको याद रखना है इनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। उसी प्रकार क्वेश्चन
पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री है राजकुमारी अमृता कौर। स्वास्थ्य मंत्री भी यही है और केंद्रीय मंत्री भी यही है। जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी, पहली कैबिनेट, उसमें इनको चुना गया था। इस बात को आपने याद रखना है। भाई ऑप्शन में रामलाल ठाकुर दिया है। रामलाल ठाकुर कौन थे? भाई रामलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कितने बार, 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जो कांग्रेसी नहीं था, रामलाल ठाकुर तो कांग्रेसी थे। अगर बात की जाए यहाँ पर शांता कुमार की, तो शांता कुमार जो है वो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और हिमाचल में सबसे ज़्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे वो 6 बार के मुख्यमंत्री है राजा वीरभद्र सिंह। जी हाँ, इनका नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार ऑप्शन में भैया महात्मा गांधी दिया है। महात्मा गांधी का कनेक्ट करते हैं हिमाचल से। महात्मा गांधी जो हिमाचल आते हैं वो आए थे 11 मई 1921। सबसे पहले 11 मई 1921 को महात्मा गांधी शिमला आते हैं। कितने लोगों के साथ? 3 लोग इनके साथ आते हैं। कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और इनके साथ आती है इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। एक बार फिर से बता रहा हूँ कौन कौन आए, पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय आए थे, कस्तूरबा गांधी आई थी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन में होता है कई बार कि तीनों नाम दिए जाते हैं और ऑप्शन डी होता है ये सभी, तो ये सभी लगा लेना। लेकिन अगर मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ए एन बी, कस्तूरबा गांधी, तो ये नाम आपको याद रखने। आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पे आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बात को सबसे पहले आपको याद रखना है। और जब ये शिमला आते हैं तीनों लोग, तो भैया शांति कुटीर, कौन से भवन में ठहरते हैं? शांति कुटीर में ठहरते हैं। इस बात को भी आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वां नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में बहती है? भाई स्वां नदी सब जानते हैं। स्वां नदी कहाँ पे है? ऊना जिले में। स्वां नदी ऊना जिले में बहती है। उसी प्रकार अगर स्वां नदी ऊना जिले में बहती है तो स्वां घाटी कहाँ बहती है? तो स्वां घाटी, जिसको अशोक का दरिया कहा जाता है, ये भी जो है वो ऊना जिले में ही बहती है। और ऊना जिला जो है वो शिवालिक में आता है। इस बात को भी आपने याद रखना है कि जो ऊना जिला है वो कहाँ पे आता है? तो ऊना जिला जो है वो पूरा शिवालिक में 3 प्रकार की जो है माउंटेन जो रेंजेज है हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो आपका शिवालिक माउंटेन रेंजेज है, आपका धौलाधार माउंटेन रेंजेज है, आपका जास्कर पर्वत रेंजेज है। तो अलग अलग प्रकार की 3 प्रकार की, जिसको मध्य हिमालय और वह बृहत हिमालय भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कहेंगे हम, जो तीसरी रेंज है जिसमें जास्कर जैसी श्रेणियाँ आएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने। भाई ऑप्शन में किन्नौर दिया है। किन्नौर जिले की अगर बात करता हूँ, किन्नौर जिले में हिमाचल की सबसे ऊँची चोटी शिला है। शिला की हाइट 7025 या कहीं कहीं पे 7026 मीटर भी दी गई है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। उसी प्रकार अगर बात की जाए, रिकांगपिओ जो है वो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है किन्नौर जिले का। ये मुख्यालय है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। भाई सिरमौर के बारे में आप क्या जानते हो? सिरमौर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिरमौर का मुख्यालय नाहन में है और नाहन शहर की स्थापना कमीशन में आ सकता है। बहुत बार आया भी है कि नाहन शहर की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? तो नाहन शहर की स्थापना करम प्रकाश के द्वारा की गई थी। और जहाँ पे आपको प्रकाश लगता है, ये सिरमौर के राजा होते थे करम प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश। हो सकता है कुछ नाम ऑप्शन में ऐसे हो जहाँ पे प्रकाश ना दिया हो, तो आप यहाँ से भी इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। भाई नाहन में बहुत सारी चीज़ें। नाहन में हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय महिमा लाइब्रेरी स्थित है। नाहन में ही लिंटन मेमोरियल है, जिसको लॉर्ड लिंटन के लिए बनाया गया था। 1878 के पास लॉर्ड लिंटन को के लिए बनाया गया था। और लिंटन मेमोरियल का जो निर्माण है वो सिरमौर के राजा शमशेर सिंह के द्वारा, शमशेर प्रकाश के द्वारा जो है वो करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। जातक फोर्ट कहाँ पे? जातक फोर्ट जो है वो सिरमौर में है, जातक किला। और हिमाचल प्रदेश की एकमात्र प्राकृतिक झील की बात करता हूँ, रेणुका झील, ये भी जो है वो सिरमौर जिले में। इस बात को भी आपने याद रखना है। भाई सोलन जिले का मुख्यालय सोलन में है और सोलन जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। सिरमौर में भी 5 है, किन्नौर में 1 है और ऊना में भी 5 है। तो विधानसभा की सीटें भी मैं बता के यहाँ पे चला हूँ। हर एक बात बता रहे हैं, परीक्षाओं के लिए वो बातें बता रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा? देखिए अगर फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे मैं बात कर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ जब नदियों की बात हो रही थी, नदियों की बात कर लेते हैं। भाई हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? सतलुज है, रावी है, चिनाब है, यमुना है और ब्यास। ये 5 नदियाँ हिमाचल में बहती है, सतलुज, रावी, चिनाब, यमुना और ब्यास। भाई अगर रावी नदी की बात करते हैं, रावी नदी पूछा जाता है कि चंबा शहर किस नदी के पास है, या चंबा का चौगान मैदान किस नदी के पास है? तो चंबा का जो चौगान मैदान है वो रावी नदी के पास है। और रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है। उसी प्रकार पूछा जाता है चिनाब। भाई चिनाब का वैदिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो अस्किनी है। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्ज्य है और सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री है। उसी प्रकार यमुना एक रह जाती है। यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। अगर आपको मैं यहाँ से बताना चाहूँ
सतलुज नदी का। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर ये बहती है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल, कहाँ से आती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। इस बात को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और हिमाचल प्रदेश में ये एंटर करती है कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के शिप की दर्रा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्नौर के शिप की दर्रे से सतलुज नदी हिमाचल में एंटर करती है। सतलुज नदी वह नदी है जहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध बंधा हुआ है, बिलासपुर शहर सतलुज नदी पर है। कोलडैम परियोजना ये भी सतलुज नदी पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं सतलुज नदी की भी अगर मैं बात करता हूँ। नोगली नदी, ब्यास नदी, ये सारी की सारी जो है, अलीखड़ जो है वो किसकी सहायक है? ये भी ब्यास की सहायक है। बहुत बार देखो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें, मैं फास्ट जरूर बोलता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए फास्ट बोली जाती है ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने। आप इसको 0.75 स्पीड में सुन सकते हैं। सेटिंग में ये जो है प्लेबैक स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। फास्ट इसलिए बताया जाता है कि कुछ बच्चों को जो है, मैक्सिमम बच्चों को कम स्पीड, थोड़ा स्पीड में सुनने की आदत होती है। तो मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को जीके की नॉलेज होती है, लेकिन जिनको नॉलेज यहाँ पर ज़्यादा, जिनको नई नई चीज़ें मिल रही है, कॉपी पेन ले और इन सभी चीज़ों को लिख ले। चाहे कोई जितना भी मर्जी इंटेलिजेंट है भाई, उसको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। यमुना की बात करता हूँ भाई, यमुना नदी जो है वो यमुना नदी खोदर माजरे से हिमाचल में एंटर होती है और भैया ताजेवाला के स्थान पर, ताजेवाला नामक स्थान पर हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में चले जाती है। उसी प्रकार यमुना जो है एकमात्र झील है, सिरमौर जिले में बहती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक चंद्रा नदी और एक भागा नदी। चंद्रा और भागा दो नदियाँ जो है वो तांडी नामक स्थान पे मिलती है और ये जो नदियाँ हैं ये तांडी नामक स्थान पे मिलती है और यहाँ पर जो है द्रौपदी का अंतिम संस्कार, तांडी में द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और चंद्रा और भागा नदी आगे जाकर चिनाब नदी बन जाती है, जिसको चंद्रा भागा भी कहा जाता है कहीं ना कहीं। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा? भाई फिरोज शाह तुगलक ने भी नगरकोट को लूटा है। तो नगरकोट को इसके द्वारा जो प्लंडर किया गया था वो 1365 में किया गया था। अगर मैं 1365 में इसने लूटा कांगड़ा किले को। भाई ज्वालामुखी मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो ज्वालामुखी मंदिर को जो है वो इसके द्वारा जब लूटा गया था तो कुछ किताबें भी यहाँ से उठा के ले गया था। ये किताबें ये ले गया और इन किताबों का इसने जो है अनुवाद वो फारसी भाषा में करवाया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुवाद फारसी भाषा में करवाया, किसने करवाया फारसी भाषा में अनुवाद? तो अनुवाद जो करवाया था वो अज्जुद्दीन खालिद खान ने। याद रखना है, अज्जुद्दीन खालिद खान के द्वारा जो है इन किताबों का अनुवाद करवाया गया था। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ महमूद बिन तुगलक, तो महमूद बिन तुगलक ने 1337 में लूटा था कांगड़ा किले को। और कांगड़ा किले को 1009 कल ही बता चुका हूँ किसने लूटा, महमूद गजनबी। भाई ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, हर एक क्वेश्चन आपको काम आने वाला है परीक्षाओं में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा थी? भाई औरंगजेब के अध्यादेश को ही नहीं माना तो वो थे चंबा के राजा छत्तर सिंह। अब औरंगजेब ने क्या बोला? औरंगजेब ने बोला कि जितने भी मंदिर होंगे चंबा में उनको गिरा दिया जाए। लेकिन भैया छत्तर सिंह ने उनको गिराने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो इनको जो है उसके लिए सजा भी मिलती है। आनंद चंद जो है वो बिलासपुर के अंतिम राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। और संसार चंद और घमंड चंद जो है वो कांगड़ा के राजा थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित से पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये जो है वो पूर्ण राज्य का जो दर्जा होता है वो 1971 को प्राप्त होता है, अभी बता चुका हूँ। और भारत का जो है ये 18वां राज्य बनता है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन भैया जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो कितने जिले थे? 10 जिले थे मात्र। और अगर बात की जाए यहाँ पर भैया हमीरपुर और ऊना हिमाचल के कब जिले बनते हैं? तो इनको कांगड़ा से अलग करके 1972 में हिमाचल के जिले बनाया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ से करने वाले। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में महादेव के कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय माँ मंगयाणी, जय माँ ठारी, हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज।